हेलो दोस्तों, मैं श्रद्धा उपाध्याय। आप सभी कैसे हैं? होप सभी अच्छे होंगे। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे अपना फर्स्ट लेक्चर पॉलिटी का। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है एक्चुअली ये। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें हम टॉपिक पढ़ेंगे और आज हम देखेंगे आपका, ठीक है, आज हम आपका देखेंगे इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम इसमें कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में जो है देखेंगे कि कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना। ठीक है, कैसे कैसे हमने प्रोग्रेस किया इसमें और हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है हमारा और जीएस को हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में लेकर चलने वाले हैं। ठीक है, और जैसा कि मैंने पिछले आप लॉन्चिंग वीडियो में ये बताया था कि ये जीआईसी लेक्चरर, ठीक है, और आपके सारे लेवल के एग्जाम्स के लिए आपके बहुत आपका हेल्प करेगा। आरओ सारे एग्जाम्स के लिए, जो भी स्टेट में एग्जाम्स होती हैं आपके, जिसमें भी जीएस पूछा जाता है बेसिक लेवल या फिर थोड़ा हायर लेवल भी, आरओ लेवल के एग्जाम्स तक, तो वो आपका हेल्प करेगा। ठीक है, पीसीएस लेवल के एग्जाम्स में भी आपका हेल्प करेगा, क्योंकि ये आपको डिटेल कॉन्सेप्ट बेसिस में ही चलेगा। ठीक है, आपको ऐसे नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, पीपीटी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप चाहेंगे तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, जैसा आप बताएंगे आपकी जैसी क्वेरी होगी। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। देखिए, इसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक स्पेशल लीगल सैंक्टिंग है। ठीक है, ठीक है, स्पेशल लीगल सैंक्टिटी है एक्चुअली। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक होगा, हो सकता है कहीं कहीं मिस्टेक हो, उसको हम क्लियर आउट करते चलेंगे इसमें। ठीक है, तो ये आपका लीगल सैंक्टिटी है कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमारे नियम बनाए गए हैं देश को चलाने के लिए। ठीक है, कि हम एक डिसिप्लिन में बाउंड रहें। ठीक है, डिसिप्लिन में बाउंड रहें। अगर हमारे ऊपर कोई डिसिप्लिन ना हो, हमें पता ना हो हमें क्या करना है, हमें कब उठना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, अगर हमारे ऊपर डिसिप्लिन बाउंड ना हो, तो आप ये समझेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ते रहेंगे, हमें ये समझ में नहीं आएगा क्या करना है। तो एक स्टेट को चलाने के लिए, एक देश को नियमबद्ध रूप से चलाने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, एक लीगल सैंक्टिटी की। ठीक है, जो बनाया गया एक डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट विथ इंजॉय स्पेशल लीगल सैंक्टिटी, एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, उसको वो लीगल स्पेशल लीगल सैंक्टिटी इसको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, चूंकि हमारा जो इंडिया है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बहुत ही बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? हमारा इंडिया। ठीक है, और इसमें रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन भी यही है। ठीक है आपका, तो आप देखिए कि ये हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम इतनी सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं। ठीक है, इतना बड़ा लोकतंत्र को चलाना, को रन कराना एक नियमबद्ध रूप से चलाने के लिए हमें कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ लीगल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जिसे हमने नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या है, इट कंटेन्स द प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट। यहाँ स्टेट का मतलब ये है, नॉट यहाँ स्टेट का मतलब प्रोविंस नहीं, यहाँ स्टेट का मतलब अ कंट्री। ठीक है, अ कंट्री, जैसे इंडिया। ठीक है, यहाँ स्टेट का मतलब ये है। तो इट कंटेन्स द प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, इसकी 4 एंट्रीज ऑफ द स्टेट है, 4 एंट्रीज ऑफ द स्टेट। क्या क्या है? पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जो पॉपुलेशन और टेरिटरी है, पॉपुलेशन यहाँ कंट्री में जितने भी लोग हैं, पॉपुलेशन, टेरिटरी जितने हमारे इंडिया के अंदर जमीनें हैं। ठीक है, जितनी हमारे इंडिया के अंदर जमीनें हैं और उस बाउंड्री के अंदर जितने लोग हैं। ठीक है, इनको हम क्या डिनोट करेंगे? इनको हम कहेंगे फिजिकल बेसिस, मतलब ये फिजिकल बेसिस पे है। ठीक है, इनको हम बोलेंगे ऑन द फिजिकल बेसिस। ठीक है,
बिकॉज अब पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन सारे इंसान दिख रहे हैं हमको, और जो हमारे बाउंड्रीज के अंदर जितनी जमीनें हैं हमारे इंडिया के बाउंड्रीज के अंदर, ठीक है, ये हो गया आपका ऑन द फिजिकल बेसिस, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है, पॉलिटिकल बेसिस, ठीक है। गवर्नमेंट इज द एजेंट ऑफ स्टेट विच मेक इंप्लीमेंट एंड एडजुडिकेट ऑफ लॉ, ठीक है। गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल बेसिस है, पॉलिटिकल एंटिटी है, ठीक है, जिनको हम चुन के भेजते हैं एक दर्जे पर जाकर के, और वो बैठते हैं और वो क्या करते हैं, वहां से लॉ बनाते हैं, लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, फिर उसको जुडिशरी के द्वारा एडजुडिकेट करवाते हैं, ठीक है। कौन करवाता है, गवर्नमेंट। लेजिस्लेचर में लॉ मेकिंग करते हैं, ये हमारे हित में लॉ बनाते हैं कि ये लॉ बनाई जा रही है और ये आपके हित में है, ठीक है। उसके बाद इनको इंप्लीमेंट करना होता है, इनके जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो नीचे इनके अधिकारी बैठे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इनको इंप्लीमेंट करते हैं ला करके, फिर इनको एडजुडिकेट करवाया जाता है लॉ के द्वारा, ठीक है। अगर हमें कोई उसमें दिक्कत होती है तो हम किसके पास जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करवाता है, इंप्लीमेंट एडजुडिकेट करवाता है, बोलता है कि ये इसमें कमियां हैं, ठीक है, और आप इसको सही से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका कोर्ट क्या है, जुडिशरी क्या है, ये एक आपका गार्जियन ऑफ द लॉ है, ठीक है, गार्जियन ऑफ लॉ, ठीक है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। तो यहां आप देखिए, ये आपका हो गया गवर्नमेंट, हो गया एक फिजिकल बेसिस, हो गया पॉपुलेशन और टेरिटरी, फिर आपका गवर्नमेंट हो गया पॉलिटिकल बेसिस। तो ये बहुत ही बेसिक चीज है जो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में, कि क्या क्या चीजें हैं। तो ये आप पहले देखिए, पॉपुलेशन और टेरिटरी हो गया आपका फिजिकल बेसिस, गवर्नमेंट हो गया आपका पॉलिटिकल बेसिस, ठीक है। गवर्नमेंट इज द एजेंट ऑफ स्टेट विच मेक इंप्लीमेंट एंड एडजुडिकेशन ऑफ लॉ, ठीक है। अब इसमें देखिए सोवर्निटी, जो आपका चौथा है, इसमें 4 एंट्रीज है, इसमें लिखा गया है 4 एंट्रीज, ठीक है, इसमें लिखा गया है 4 एंटिटीज, ठीक है। इसमें ये एंट्रीज नहीं है, एक्चुअली ये एंटिटीज हैं, एंटिटीज हैं ये, ठीक है, 4 एंटिटीज। ये आपका पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट और सोवर्निटी, संप्रभुता, ठीक है, सोवर्निटी। ये स्पिरिचुअल बेसिस है, ये क्या है, स्पिरिचुअल बेसिस है, ठीक है, स्पिरिचुअल बेसिस है, हमारी आस्था है इसमें, ठीक है। सोवर्निटी में, सोवर्निटी संप्रभुता क्या होती है, कोई भी आउटर, अगर हम अपने घर में कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपका पड़ोसी दखल अंदाजी नहीं कर सकता है, ये हमारा काम है। हम बोलते हैं ना कि आप कौन है इंटरफियर करने वाले, ये हमारी संप्रभुता है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। तो हम अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारा देश, हम अपना काम कर रहे हैं अंदर, तो इसमें कोई भी आउटर कंट्री का जो इंटरफियरेंस है ये नहीं हो सकता है, बिकॉज वी आर सोवरन, ठीक है, वी आर सोवरन। तो ये स्पिरिचुअल बेसिस, हमारी आस्था है इसमें, ठीक है। तो ये आपका 4 हो गया, पॉपुलेशन, ठीक है, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सोवर्निटी, 4 एंटिटीज ऑफ द स्टेट, ये आप याद रखिएगा, 4 एंटिटीज ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, अब नेक्स्ट चलेंगे, देखिए अब यहां पर क्या है, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर, ठीक है, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर है इनके पास, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे देखा गया है, यहां पे इंटरनल बेसिस और एक्सटर्नल बेसिस। सोवर्निटी का क्या है, 2 भागों में इनको बांटा गया है, एक इंटरनल बेसिस और एक एक्सटर्नल बेसिस, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, इंटरनल बेसिस और एक्सटर्नल बेसिस पे। इंटरनल बेसिस में क्या लिखा हुआ है कि द लॉ ऑफ स्टेट आर बाउंड्री ऑफ ऑल इट्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर इट्स टेरिटरी, ठीक है। इनका क्या है, द लॉ ऑफ स्टेट बाइंडिंग ऑफ, यहां पे है बाइंडिंग, देखिए यहां पे है आपका, यहां पे है आपका बाइंडिंग, बाइंडिंग है यहां पर, द लॉ ऑफ स्टेट आर बाइंडिंग ऑफ ऑल इट्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर इट्स टेरिटरी,
ठीक है। जो लॉ बनाई है हमने, ये क्या करता है, इनके ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है, और इनके स्टेट के सारे ऑर्गेनाइजेशंस को इन्होंने बाइंड किया हुआ है। लॉ के अंदर इन्होंने क्या किया है, बाइंड किया हुआ है, ठीक है। अब बाइंडिंग एक डिसिप्लिन है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हम बाउंडेड हैं, हमें फॉलो करना ही करना है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वी हैव नो ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि द लॉ ऑफ स्टेट आर बाइंडिंग ऑफ ऑल इट्स ऑर्गेनाइजेशन अंडर इट्स टेरिटरी। इस टेरिटरी के अंदर, इंडियन टेरिटरी के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक लॉ के द्वारा बाइंडिंग है, ठीक है, बाउंड है एक लॉ के द्वारा, ठीक है। ये क्या है आपका इंटरनल बेसिस, ठीक है। अब एक्सटर्नल में क्या है, द फॉरेन रिलेशन आर कंडक्टेड विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। जो मैंने आपको बताया कि अगर हम अपने घर में कोई काम कर रहे हैं तो आपका पड़ोसी इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता है, ठीक है, दखल अंदाजी नहीं कर सकता है आपका पड़ोसी इसमें, क्योंकि उसको राइट नहीं है। तो ऐसे ही यहां पे ये है कि द एक्सटर्नल में द फॉरेन रिलेशंस आर कंडक्टेड विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर। जो हम फॉरेन रिलेशंस अपना निभाते हैं, जैसे हमारा और यूएस का क्या रिलेशन है, ठीक है, हमारा और रशिया का क्या रिलेशन है, तो ये हम तय करेंगे, हमको कैसे कंडक्ट करना है ये हम बताएंगे। इसमें कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर कंडक्ट नहीं होगा, ठीक है, कोई इसमें इंटरफियर नहीं कर सकता है, क्योंकि हम सोवरेन, ये हमारी संप्रभुता है, इसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है कि इसमें देखिए एक्सटर्नल बेसिस में कि द फॉरेन रिलेशन आर कंडक्टेड विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे कि फंक्शन ऑफ स्टेट, एक स्टेट की फंक्शंस क्या क्या है, क्या करता है एक स्टेट, बताइए। हमारा कंट्री का क्या क्या फंक्शन है, हम इंडिया में हैं, क्या क्या फंक्शन कर रहा है हमारा स्टेट हमारे लिए। तो इसमें देखिए 3 फंक्शन आपके सामने हैं, लॉ मेकिंग, लॉ इंप्लीमेंटिंग, लॉ एडजुडिकेशंस, ठीक है। 3 फंक्शन है इसके, ठीक है, लॉ इंप्लीमेंटिंग, लॉ मेकिंग और लॉ एडजुडिकेटिंग, ठीक है। ठीक है, तो आपका ये 3 फंक्शन है, लॉ मेकिंग, लॉ बनाना। पहले क्या हम करते हैं बताइए, लेजिस्लेचर में लॉ बनाई जाती है कि हमारे जो भी कंट्री में लोग हैं, पॉपुलेशन है, इसके लिए हमें क्या लॉ बनाना है, ठीक है, इनके हित में हमें क्या क्या लॉ बनाना है। तो लेजिस्लेचर देखती है इनको किस चीज की जरूरत है, ठीक है, किस लॉ की जरूरत है इनको, तो वो लॉ बनाएंगे, पहले रूल, नियम, लॉ बनाएंगे, फिर उसी लॉ को क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। पहले लॉ बनाएंगे फिर उसको इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। लॉ बन गई लेजिस्लेचर में, फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो उनको जमीनी लेवल पे, जो हमारे डीएम हैं, एसडीएम हैं, वो क्या करते हैं, उनको इंप्लीमेंट करते हैं, हम तक पहुंचाते हैं, हम आम जनता तक पहुंचाई जाती है वो लॉ कि आपको इस चीज से ये बेनिफिट है, ठीक है, और आपको इसको फॉलो करना है, ठीक है, जितने भी लॉ हैं। तो इसमें क्या है, लॉ इंप्लीमेंटिंग, लॉ इंप्लीमेंट करवाई जाती है जमीनी लेवल पर, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, लॉ एडजुडिकेशन, ठीक है। लॉ एडजुडिकेशन में क्या है आपका कि जुडिशरी के द्वारा लॉ को एडजुडिकेट करवाया जाता है, ठीक है। अगर लॉ कोई नहीं मान रहा है तो उसको मनवाया जाएगा, या कोई सही तरीके से नहीं उसको फॉलो कर रहा है तो फॉलो करवाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा बेसिक क्या है, राइट है, ठीक है। तो चूंकि जुडिशरी क्या है, जुडिशरी इज अ गार्जियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो वो क्या करेगा, लॉ एडजुडिकेट करेगा। तो 3 फंक्शन है स्टेट के, लॉ मेकिंग, लॉ इंप्लीमेंटिंग और लॉ एडजुडिकेटिंग, ठीक है। ये आप तीनों फंक्शन याद रखेंगे इसको, ठीक है, ये तीनों फंक्शन आप याद रखिएगा। फिर क्या है इसमें, ऑर्गन्स क्या क्या है बताइए। ऑर्गन है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर क्या करता है, लॉ बनाता है, ठीक है।
लॉ इम्प्लीमेंट कौन करवाता है? एग्जीक्यूटिव करवाता है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है। एक परमानेंट ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, एक नॉन परमानेंट ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो नॉन परमानेंट ब्यूरोक्रेट्स में हमारे पॉलिटिकल वो एंटिटी आ जाती है, ठीक है। और परमानेंट में क्या आ जाते हैं? हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ठीक है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं हमारे, ठीक है। तो लॉ इम्प्लीमेंट कौन करता है? आपका एग्जीक्यूटिव। और लॉ एडजुडिकेशंस कौन करता है? लॉ एडजुडिकेटिंग कौन करता है? जुडिशियरी, ठीक है। तो 3 फंक्शन है और 3 ऑर्गन है। तीनों फंक्शन को ये तीनों ऑर्गन अपने अपने लेवल पे इनको फंक्शन करता है, ठीक है। इनको फंक्शन कराता है। जैसे लॉ मेकिंग कौन करेगा? लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा। लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? एग्जीक्यूटिव करवाएगा। और लॉ एडजुडिकेशन कौन करवाएगा? जुडिशरी करवाएगा। तो तीनों काम के लिए 3 ऑर्गन बने हुए हैं, ठीक है, जो आपके सामने हैं यहाँ पे। तो आप इसको ध्यान से देखिए और इसको नोट करिए, ठीक है। ये आपका बेसिक है। कभी कभी बेसिक से आपके क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, कि ये लॉ इम्प्लीमेंट कौन करवाता है, ठीक है। और आपका इम्प्लीमेंटिंग जो अथॉरिटी है या फिर जो आपका इम्प्लीमेंट अगर एग्जीक्यूटिव करवाता है तो कितने टाइप के होते हैं? कौन परमानेंट होता है और कौन टेम्पररी होता है आपका, ठीक है। लॉ एडजुडिकेट कौन करवाता है? ये बेसिक क्वेश्चन पूछ देगा, आपके ऑप्शंस में पूछ देगा, ठीक है। और आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, आपके पूछे भी हैं। जब मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी क्या है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे लॉ मेकिंग, लॉ इम्प्लीमेंटिंग, लॉ एडजुडिकेशन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। ये आप ध्यान से देखिएगा और इसको आप पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, आपको ऑटोमेटिक ये सब याद हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका बांटा गया है फिलोसफिकल बेसिस और गवर्नमेंटल बेसिस पे, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बांटा गया है फिलोसफिकल बेसिस और आपका गवर्नमेंटल बेसिस पे, ठीक है। आप इसमें ऐसे मैपिंग करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, देखिए ऐसे आप इसको बांट लेंगे 2 तरह से, ठीक है। एक आप बांटेंगे इसमें फिलोसफिकल बेसिस, ठीक है। दूसरा आप बांट लेंगे इसको गवर्नमेंटल बेसिस पे, ठीक है। आप ऐसे बांट लेंगे इसको। अब देखिए क्या है आपका यहाँ पे फिलोसफिकल बेसिस पे कौन कौन से इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में है। देखिए प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। ये आपके 4 जो हैं ये फिलोसफिकल बेसिस पे हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिलोसफिकल बेसिस, एक गवर्नमेंटल बेसिस। तो फिलोसॉफिकल बेसिस पे आपका ये 4 प्रकार के हैं, एक प्रीएम्बल है, फंडामेंटल राइट है, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है और एक आपका क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज है। आपके फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं? 11 हैं। 11वां अभी इंक्लूड किया गया है, ठीक है, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज में, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे, ठीक है। और वो देखिए अगर आपको फंडामेंटल राइट मिल रहा है तो आपको अगर राइट मिलेगा तो आपकी कुछ ड्यूटीज भी हैं, ठीक है, जिसको आपका निर्वहन करना है। आप बस राइट लेके थोड़ी बैठ सकते हैं, ठीक है। आपको ड्यूटीज भी निभानी पड़ेंगी, ठीक है। अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आपको देना भी तो पड़ेगा एज अ नागरिक, आप बच नहीं सकते इससे। तो आपको ड्यूटीज अपनी निभानी चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे फिलोसॉफिकल बेसिस पे आपका प्रीएम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आपका, और यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। ये 4 आप देखिए यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे सामने है। दूसरा क्या है? गवर्नमेंटल बेसिस। दूसरा ये है आपका गवर्नमेंटल बेसिस, ठीक है। गवर्नमेंटल बेसिस पे 3 हैं आपके, आपको पता है बखूबी, ऑलरेडी पता है आपको। यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट हो गया आपका सेंट्रल गवर्नमेंट,
स्टेट गवर्नमेंट हो गया और आपका लोकल गवर्नमेंट हो गया, इसमें प्रधान होते हैं, ठीक है। आपको याद होगा, सब कुछ आपको पता है, आप जमीनी लेवल पे हैं तो आपको सब याद है। यूनियन गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, 3 तरह की गवर्नमेंट हो गई आपकी, ठीक है, गवर्नमेंटल बेसिस पे। अब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में ये 3 वर्क करता है आपका, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है इसकी फंक्शंस अलग तरीके से चलते हैं। जब हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ेंगे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ठीक है, जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स में जाएंगे तो हम उसमें देखेंगे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसे रन करता है और ये कैसे वर्क करता है हमारे लोकल लेवल पे, रूरल एंड अर्बन लेवल पे, ठीक है। तो तब हम इसको देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे अभी इसके फंक्शंस अलग होते हैं, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस अलग अलग होते हैं, ठीक है। देखिए ये कैसे होते हैं, ये आपका लेजिस्लेचर बेसिस पे, एग्जीक्यूटिव बेसिस पे और जुडिशरी बेसिस पे, ठीक है। ये 3 बेसिस पे जो आपका वर्क है, ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया आपको, जो फंक्शन है उसको, जो उसका जो ऑर्गन है जो इम्प्लीमेंट कराता है, वो तीनों ऑर्गन आपका यहाँ है। लेजिस्लेचर आपका लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट करेगा और जुडिशरी आपको एडजुडिकेट करेगा, ठीक है। तो ये 3 जो है आपका 3 एंटिटीज हैं, वो आपका क्या किसमें आएगा, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट इस बेसिस पे ही काम करती है, ठीक है। तो ये आपको लर्न होना चाहिए, ठीक। जो यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, ये 3 बेसिस पे वर्क करती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद ये देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो देखिए जो लेजिस्लेचर है उसमें क्या है आपका, लेजिस्लेचर में जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ठीक है, इस पे वर्क करता। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, कैग आपका हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया आपका, ठीक है। मिसलेनियस प्रोविजंस है यहाँ पे आपके, इमरजेंसी प्रोविजंस हो गया, लैंग्वेज हो गया, ट्राइब्यूनल हो गया आपका, ठीक है। ये सब हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अभी ये बस आपका इंट्रोडक्शन है कि कैसे ये फंक्शन करता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे ये आपका, इसमें लेजिस्लेचर में हमने ये जो फंक्शन है ये स्टेट और यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट का, ये हम इसमें ये बॉडीज हैं, ये काम करता है, ये मैंने आपको ये दे दिया, ठीक है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपका हो गया, इलेक्शन कमीशन, कैग हो गया, ठीक, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, मिसलेनियस प्रोविजंस हो गया आपका, इमरजेंसी प्रोविजन हो गया, लैंग्वेज, ट्राइब्यूनल एटसेट्रा, ठीक है। ये आप देखेंगे बाद में, हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं बाद में, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें, अब देखिए एग्जीक्यूटिव, ठीक है। एग्जीक्यूटिव देखिए, टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव, मैंने आपको जैसा बताया कि एक टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव होता है जो कि लॉ इंप्लीमेंट करते हैं। लॉ इंप्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं, देखिए एग्जीक्यूटिव 2 तरीके के होते हैं, 2 तरह के। पहला आपका हो गया टेम्पोररी, दूसरा हो गया आपका परमानेंट, ठीक है। टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव में आपके आ गए मिनिस्टर्स, जिनको हम चुन के भेजते हैं 5 सालों के लिए, ठीक है, जिनको हम चुन के भेजते हैं 5 सालों के लिए। तो वो क्यों इनको टेम्पोररी बोला जा रहा है, क्योंकि 5 साल के बाद इनको हट जाएंगे, फिर इलेक्शन अगर जीत गए तो फिर आएंगे, नहीं जीतेंगे तो नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसलिए इनको बोलते हैं टेम्पोररी, टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव। और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में क्या है, सिविल सर्वेंट, जो आपके आईएएस हैं, ठीक है, आईआरएस हैं, पीसीएस अधिकारी हैं, ठीक है, ये आपके सिविल सर्वेंट्स हैं। इनका क्या होता है, सिलेक्शन होगा और इनका एक रिटायरमेंट का एज होता है, ठीक है। ये रिटायर हो जाएंगे तब तक ये अपना पूरा वर्क देते हैं। तो ये परमानेंट उस पोजीशन पे बने रहते हैं और अपने वर्क का निर्वाह करते हैं, ठीक है, अपने वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इनको हम बोलते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ओके। सिविल सर्वेंट को, तो आप देखिए इसमें 2 तरह के एग्जीक्यूटिव हो गए आपके, टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपके ऑप्शंस में डाल सकता है, ठीक है, जो आपकी स्टेटमेंट देता है उसमें डाल सकता है कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव और टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव के बारे में, ठीक है। अब देखिए आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसमें क्या क्या होगा, एक रूरल और अर्बन,
ठीक है, रूरल हो गया और अर्बन हो गया। रूरल में क्या है आपका, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRI, और इसमें म्यूनिसिपल बॉडीज। 73rd 74th ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आगे बढ़ेंगे तो, ठीक है। अभी ये शॉर्ट ब्रीफिंग है आपका। तो इसमें रूरल हो गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और अर्बन हो गया म्यूनिसिपल बॉडीज, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है इसमें। अब देखिए इसमें जो मेन ये आपको क्या करना होगा, आपको ये लिख करके और बार बार प्रैक्टिस करना होगा, आपको याद करना होगा। याद इन द सेंस आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फ्रेमिंग कैसे कैसे हुई। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इलेक्शन फॉर प्रोविंशियल असेंबली, ठीक है। जो हमारी प्रोविंशियल असेंबली थी, ठीक है, उसके इलेक्शंस, ठीक है, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत लिया गया था सारा। तो द इलेक्शन फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन जुलाई 1946। ये क्वेश्चन आपका पूछ देगा कि इलेक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कब हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली, जितने भी टॉपिक हैं आपके, ये जो ये बुलेट नोट में आपके टॉपिक चलेंगे, ये सबसे क्वेश्चन पूछता है, बिकॉज इसको बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका द इलेक्शन फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन जुलाई 1946, ठीक है। फिर द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर इलेक्ट किए गए, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर इलेक्ट किए गए, वो किसके द्वारा इलेक्ट किए गए, वो इलेक्ट किए गए आपके मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली के। जो प्रोविंशियल असेंबली थी उनके मेंबर्स ने इलेक्ट किया किसको, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, पूछ देगा क्वेश्चन आपका कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को किसके द्वारा इलेक्ट किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को आपको इलेक्ट किया गया प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर के द्वारा, ठीक है, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर के द्वारा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें नेक्स्ट क्या है। द फर्स्ट सेशन ऑफ द असेंबल वाज असेंबली, ठीक है। द फर्स्ट सेशन ऑफ द असेंबली वाज हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946। पहला इलेक्शन हुआ था आपका जुलाई 1946 को, और आपका पहला जो है असेंबली का सेशन जो लिया गया था 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को। तो आपका इलेक्शन हुआ था जुलाई 1946 को, और आपका सेशन पहला लिया गया था 9 दिसंबर, ठीक है, 1946 को। और इसको प्रेडिक्ट किसने किया था, प्रिजाइड किसने किया था, प्रिजाइडेड बाय, ठीक है, इट वाज प्रिजाइडेड बाय। इसको लिखिएगा प्रेडिक्ट, नॉट अ प्रेडिक्ट, इट इज प्रिजाइडेड। इट वाज प्रिजाइडेड बाय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेगा कि आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है फर्स्ट सेशन कौन प्रिजाइड किया था। एक तो पूछेगा कि कब हेल्ड हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946, और प्रिजाइड कौन किया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इलेक्शन जुलाई 1946, फर्स्ट सेशन हेल्ड हुआ था आपका यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को। किसने प्रिजाइड किया था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अभी तक 3 फैक्ट, और चौथा फैक्ट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन हुआ था उसके मेंबर इलेक्ट किए गए थे किसके द्वारा, प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर के द्वारा इलेक्ट किए गए थे। 4 फैक्ट आपके एग्जाम्स के लिए, 4 फैक्ट है सामने आपके, और आप जाके देखिए क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं आरओ में, पीसीएस एग्जाम्स में, सारे लोअर एग्जाम्स में, जीआईसी लेक्चरर में, सब में आए हुए हैं। आप जाकर देखिए क्वेश्चंस को, फिर मुझसे बताइए, ठीक है। नेक्स्ट आपका द मुस्लिम लीग बाइकॉटेड द असेंबली एंड द डिमांडेड फॉर सेपरेट असेंबली फॉर पाकिस्तान।
ये सबको पता है कि मुस्लिम लीग ने क्या किया था, इसको बायकॉट कर दिया था, उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। और वो मतलब डिफरेंट, वो सेपरेट असेंबली की मांग कर रही थी कि नहीं हमें सेपरेट असेंबली दिया जाए, ठीक है, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम इनके साथ आएंगे ही नहीं, हमें डिफरेंट असेंबली चाहिए, अपना डिफरेंट पावर चाहिए हमें अपना, हमें नहीं आना इनके पास, नहीं रहना इनके साथ हमें, ये बोल दिया था ना मुस्लिम लीग ने, बायकॉट कर दिया था सीधे सीधे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, देखिए नेक्स्ट आपका ये है, ऑन 11 दिसंबर 1946 को द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज इट्स प्रेसिडेंट। 9 दिसंबर को पहला सेशन हेल्ड हुआ था 1946 को, और 11 दिसंबर को हमने अपना प्रेसिडेंट चुन लिया था, ठीक है, 11 दिसंबर को हमने अपना प्रेसिडेंट चुन लिया था, ठीक है, ये आप याद रखिए, ऑन 11 दिसंबर 1946 को हमने क्या किया था, अपना प्रेसिडेंट चुन लिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। जुलाई में इलेक्शन हुआ, 9 दिसंबर को पहला सेशन हेल्ड हो गया, ठीक है, और आपका 11 दिसंबर को क्या हुआ, आपका हमने क्या किया, प्रेसिडेंट चुन लिया अपना, दैट्स फाइनल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है। तो आप देखिए फिर इसमें नेक्स्ट फैक्ट क्या है, सर बी एन राव वॉज अपॉइंटेड एज द लीगल कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, सर बी एन राव कौन थे, लीगल एडवाइजर, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइजर अपॉइंट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है, सर बी एन राव, ओके। नेक्स्ट है आपका, द असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड 22 कमिटीज टू गिव इनपुट ऑन वेरियस एस्पेक्ट, 22 कमिटीज बनाए गए थे जो अपना राय रखते थे, जो भी हमारे वहां पे नियम बनाए जाते थे, जो भी बातें की जाती थी, ठीक है, एडवाइस करते थे इनको, ठीक है, वेरियस एस्पेक्ट्स पर इनको एडवाइस करते थे, ठीक है, इनपुट अपना देते थे, कौन, 22 कमेटी, क्योंकि तब तो डेवलपमेंट हो रहा था, हमें आवश्यकता भी थी बहुत सारी चीजों की, ठीक है, तो ये फुलफिल कर रहे थे 22 कमिटीज, ठीक है। द ड्राफ्टिंग कमिटी वॉज हेडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी थी उसमें वो कौन हेड कर रहा था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी कर रहे थे, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कर रहे थे उसको, ये सबको पता है। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 को, कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। फ्रॉम दिस डे सम प्रोविजंस लाइक सिटीजनशिप, ठीक है, सिटीजनशिप came into force. It was also decided that this constituent assembly will out as parliament of the country, ठीक है, till the first general election of the constitution of first parliament, ठीक है। तो इसका क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड, 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट कर लिया गया था हमारा, ठीक है, और हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो टिल जब तक जनरल इलेक्शन हमारे नहीं हो जाते तब तक ये किसके रूप में काम कर रही थी, तब तक ये असेंबली आउट ऑफ द पार्लियामेंट की तरह वर्क कर रही थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है पार्लियामेंट की तरह वर्क कर रही थी हमारी, ठीक है। तो ये क्या है, टिल द फर्स्ट जनरल इलेक्शन तक, ओके। अब देखिए ये आपका लास्ट वन है, ये आपका लास्ट वन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्टेड एज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है, जैसा मैंने बोला जनरल इलेक्शन तक ये पार्लियामेंट की तरह वर्क कर रही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो यही इसमें लिखा हुआ है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्टेड एज द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स फ्रॉम 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, ये सबको याद है आपको। द डे वॉज chosen to commutate, ठीक है, commuted the demand for पूर्ण स्वराज adopted by government in his लाहौर सेशन, लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है, और यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था आपका हमारा 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स में, फुल्ली फोर्स में आ गया था कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, ठीक है, कब, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है।
नेक्स्ट है इसमें एट इट्स कमांडमेंट, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सिस्ट ऑफ 395 आर्टिकल्स divided into 22 parts and 8 schedule. Presently have approx the articles 485, ठीक है, कहीं कहीं 448 भी लिखा होता है बट एक्चुअली 485 डिवाइडेड 25 पार्ट एंड 12 शेड्यूल्स, ठीक है, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल, ठीक है। तो ये आप क्या करिएगा, ये आपके सारे फैक्ट्स मैंने दे दिए हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, ठीक है, क्या क्या और आगे हमें करना है, हम ऐसे ही करते जाएंगे। जो मैंने आज कराया आप इसको जाके पढ़ेंगे 2 बार 3 बार, ठीक है, जस्ट इट्स फॉर 8 पेज का है, ठीक है, तो आप जाके पढ़ेंगे इसको, ठीक है, बार बार पढ़ेंगे और आप इसके सारे फैक्ट्स को जो मैंने बताया है इसको लर्न कर लेंगे, ठीक है। जब पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे आ जाएगा, माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, ऐसे ही हम धीरे धीरे बहुत इंटरेस्टिंग वे में हम इसको लेकर चलेंगे जीएस को, ठीक है। और जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो साथ में प्रैक्टिस भी होगी, क्वेश्चंस मैं बताती जाऊंगी ये क्वेश्चन पूछेगा और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको वैसे ही करना है, ठीक है। तो आप जाइए और इस लेक्चर को देखिए और यहाँ से आप अपने सारे फैक्ट्स को निकालिए और उसको अंडरलाइन करके पढ़िए बार बार। आप देखेंगे कई सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, यही 2-3 पेज से कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चन देखिए फिर मुझे बताइए। सो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।